नमस्कार साथियों, जो है आज के इस अभ्युदय प्रोग्राम में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और इस बेहतरीन मंच पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल के गहराइयों से ढेर सारा बधाई। मैं डॉक्टर R.K. उपाध्याय, और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो इतिहास की श्रृंखला को हम लोग सिविल सर्विसेज के दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आज हम लोग करेंगे और उसको देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग कल उसको बढ़ा लिए थे, कहाँ तक ले गए थे। और एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे, रिकैप करना चाहेंगे, तो 4 मिनट में 5 मिनट में सभी लोग आ जाएंगे। और आज हम लोग जो है कल जो थोड़ा सा हम पढ़े थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसको आज थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहे हैं। एक बार हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कल हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े थे। जो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक आपने देखा कि कोई व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो मध्यकालीन है, पूर्व मध्यकालीन है, मध्यकालीन भारत है, यहाँ आप देखोगे एक विकसित इतिहास लेखन की परंपरा है, जिस पे हम लोग फोकस किए थे। कि अरब में आप देखोगे तो इस्लाम धर्म में या इस तरह से जैसे वंशावलियाँ लिखने की परंपरा, जैसे अंसाब लिखा जाता था, जैसे सीरत पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब की वंशावली लिखी गई, जैसे मगाजी वॉर ऑफ हिस्ट्री यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर मगाजी लिखे गए, जैसे तज़किरा लिखे गए जो सूफ़ी संतों की बाड़ियाँ हैं, मलफूजात लिखे गए जो है जो सूफ़ी संतों के प्रवचन हैं, और मलकूबात यानी कि जो है मकतूबात लिखे गए जो लेटर्स ऑफ सूफ़ी सेंट हैं, मकतूबात लिखे गए। इस तरह से देखोगे आप तो आगे चल के क्षेत्रीय जो रीजनल हिस्ट्रियोग्राफी है वो भी बहुत आगे चलती है। जैसे आपने देखा कि चचनामा, द हिस्ट्री रिलेटेड टू सिंध, जिसको आगे चल के कूफी ने इसका अनुवाद भी किया चचनामा का फारसी में, और ये बेसिकली अरबी में है चचनामा। उसी तरह आप आगे देखोगे तो ख्यात लिखा जाएगा, ख्यात रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। बखर लिखा जाएगा, बखर शिवाजी का इतिहास या मराठा इतिहास है बखर। और बुरंजियाँ लिखा जाएगा जो हिस्ट्री ऑफ असम, अहोम शासकों का इतिहास है बुरंजियाँ, जिसको एक तरह से कहा जाए कि इतिहास के लेखन क्षेत्र में एक बहुत युगांतरकारी परिवर्तन होता है। और एक चीज़ हमने बताया था कल, आपको सिस्टमेटिक रूप से बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, रटना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। द फर्स्ट तराइन का जो फर्स्ट बैटल है, यानी कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है, आप देखोगे तराइन के फर्स्ट बैटल 1192 यानी कि 91 से लेकर, और इतिहास लेखन में ताजुल मासीर जो हसन निज़ामी की पुस्तक है, वो पहला राजकीय इतिहास माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। और वहाँ से आप देखोगे जैसे जो गोरी का इतिहास है, और ऐबक का इतिहास है, और इल्तुतमिश का इतिहास, यानी कि सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो इसमें गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का अगर हिस्टोग्राफी हमें जानना है, हिस्ट्री जानना है, तो ताजुल माशीर हसन निज़ामी की पुस्तक है जो 1191 से लेकर और एक तरह से कह लीजिए कि 1229 तक, और फिर 1229 से लेकर और 58 तक आपकी पुस्तक है जो एक तरह से मिनहाजुद्दीन सिराज की है, तबकाते नासरी। जो मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा तबकाते नासरी, वो इल्तुतमिश से शुरू होगा, रज़िया सुल्ताना, बहराम शाह और मशहूद शाह और नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद को वो आदर्श सुल्तान मानते हैं और अंतिम रूप से ये उन्हीं को समर्पित है। और तबकाते नासरी जो है मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। और ये आप देखोगे तो एक तरह से पूरा कालक्रमिक इतिहास, यानी कि अगर क्रमबद्ध इतिहास लेखन जानना है, दिल्ली सल्तनत का कालक्रमिक इतिहास लेखन जानना है, तो वो तबकाते नासरी में मिल जाएगा, जो एक तरह से 23 चैप्टर में विभाजित, 23 चैप्टर में बटा हुआ है। और फिर हिस्ट्रियोग्राफी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जियाउद्दीन बर्नी साहब।
जो तारीख़ फिरोज़ शाही लिखते हैं। और जियाउद्दीन बर्नी जो है एक कालक्रमिक इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और 1259 से लेकर और 100 वर्षों का इतिहास रहता है। और ये फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का इतिहास, यानी कि 1356 तक, यानी कि 7 तक, 57 तक जियाउद्दीन बर्नी का क्रमिक इतिहास रहता है। यानी कि अगर हमें डिटेल जानना है बलबन का और डिटेल जानना है कैकुबाद का और क्यूमर्स का और जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक शाह का, खुसरो शाह का, और सबसे बड़ी बात गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का, और आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, और फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों तक का अगर इतिहास जानना है तो ये जो है जियाउद्दीन बर्नी की तब का जो अपना तारीख़ फिरोज शाही, तो तारीख़ लिखा जाता था, तवारीख़ लिखा जाता था। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी की एक मंशा थी कि इसको हम जो है 101 चैप्टर्स में बांटेंगे जो फिरोज शाह तुगलक का इतिहास है, लेकिन 11 कालखंड वो पूरा कर पाए और उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। इसलिए 90 जो इसके अध्याय हैं वो शम्स-ए सिराज अफीफ के जो है तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है, जो फिरोज शाह तुगलक का प्रारंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल सिस्टमेटिक वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ें पहली बार हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरह का इतिहास लेखन हो रहा है। तो एक तरह से कह लीजिए कि अगर इसको देखा जाए तो 13वीं शताब्दी का पूरा डिटेल, 100 वर्षों का इतिहास, और अगर हमें जो है फिरोज शाह तुगलक का पूरा डिटेल जानना है तो शम्स-ए सिराज अफीफ का है, जिसको हम लोग तारीख़ फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है एक रचना है जो एक तरह से कह लीजिए कि 999 यानी कि 999 से शुरू होती है और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय तक जाती है। और वो रचना जो है इसामी की है, फुतुह सलातीन। और इसामी की रचना में कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आता है कि जो अपना चरखे का पहला साहित्यिक प्रमाण कहाँ मिलता है, या रीजनल जो डायनेस्टी हैं उनका डिटेल कहाँ मिलता है। तो इतिहास में जो है फुतुह सलातीन का है, जो इसामी की पुस्तक है फुतुह सलातीन, उसमें गजनी वंश का भी इतिहास मिलता है और इसमें जो है एक तरह से खिलजी वंश का भी इतिहास मिलता है और तुगलक वंश का भी इतिहास मिलता है। लेकिन इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का इसमें जो है प्रशंसा की गई। तो ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है, यानी कि इसको अगर आप देखोगे तो रीजनल हिस्ट्री भी इसमें मिलेगा, प्रांतीय इतिहास लेखन भी मिलेगा। और लास्ट में इसामी साहब जो है, क्योंकि जब जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था तो इनके दादा लग रहा था कि उससे बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए ये पुस्तक लिखी गई तो ये वहीं रह गए जो इसामी साहब। और ये पुस्तक जब इन्होंने लिखा तो ये समर्पित कर दिया बहमनी सल्तनत का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना किया, उसी को ये पुस्तक समर्पित है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक है तारीख़ मुबारक शाही, जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है, उसको भी हम लोगों ने कल डिटेल किया था। मुबारक शाह के बारे में है, जो एक तरह से कह लीजिए कि तुर्की पद्य में लिखी गई है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है और शाहनामा के आदर्श पर लिखी गई है। तो इस तरह से ढेर सारा पुस्तकों का। अमीर खुसरो का हम लोगों ने बहुत डिटेल किया। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के तोताए हिंद हैं, पटियाली, कासगंज एटा पटियाली में पैदा हुए अमीर खुसरो, और कव्वाली जो है और विभिन्न राग रागिनियों के जन्मदाता हैं और हिंदी खड़ी बोली के आदि प्रवर्तक हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को माना जाता है कि ये लगभग 7-8 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा और प्रत्येक सुल्तान के लिए इन्होंने मसनवी लिखा। जैसे आपने कल देखा कि किरानुस सादेन का इन्होंने जो है बुगरा खां और कैकुबाद के मतलब वर्णन का पूरा उल्लेख किया गया है। और आशिका लिखा इन्होंने देवल रानी और खिज्र खां का प्रणय प्रसंग उसमें। और एक रचना है मिफ्ताहुल फितूह है। एक रचना और हम लोगों ने कल मिस कर दिया था, वो नूह शिपहर है, जो मुबारक शाह के लिए इन्होंने लिखा था। और नूह शिपहर में भारत का प्राकृतिक छटा का वर्णन है, यानी कि भारत की प्रकृति कैसी है उसको स्वर्ग कहता है। अमीर खुसरो पृथ्वी का स्वर्ग कहता है भारत को, यानी कि वो सेंस में लिखी गई कि यहाँ की प्राकृतिक जलवायु, यहाँ की छटा, यहाँ का जो ऋतु है
यहाँ का जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके बारे में फोकस किया गया। और फिर मिफ्ताहुल फितूह जलालुद्दीन खिलजी के वर्णन है विजयों का। और फिर खजाइनुल फितूह है जो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का, जिसको तारीख़ अलाई भी कहा जाता है। और इस तरह से फिर लास्ट मसनवी इनकी रहती है तुगलकनामा, जो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित है। इसके बाद एक रचना आती है लगभग 1425 के आसपास की है, सरफुद्दीन यज़दी की जफरनामा। और सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में तैमूर लंग के आक्रमणों का वर्णन मिलता है, जिसके कारण आप देखोगे तुगलक वंश की सत्ता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सैयद वंश आ जाता है। तो तैमूर लंग के आक्रमणों का अगर डिटेल जानना है तो सरफुद्दीन यज़दी का जफरनामा है, और उसी में पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये भी पुस्तक काफ़ी हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद इब्न बतूता का वर्णन है, रहला, जो डाक व्यवस्था और सती प्रथा का इब्न बतूता ने आंखों देखा हाल वर्णन किया है। और एक सबसे जो विशेष बात है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, वो क्या है कि जो फारसी में एक अपना जो है आत्मकथा लिखी गई, जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। यानी कि अगर देखा जाए तो 8 अध्यायों में और 32 पृष्ठों में समाहित है फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है, उसको कहते हैं फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, वो एकमात्र आत्मकथा फारसी में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे तो तुजुकी बाबरी है तुर्की में, जो बाबर की आत्मकथा है। और एक जो है सलीम जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, वो फारसी में। तो बाबर की आत्मकथा तुर्की में और फारसी में। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफी भी लिखे गए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा युगांतरकारी परिवर्तन आ रहा है। और अमीर खुसरो ने कागज क्रांति का खूब वर्णन किया है। और कल हम लोगों ने कागज क्रांति के बारे में देखा था कि चाइना से कैसे कागज क्रांति आ रही है, और समरकंद से कागज का आयात किया जाता था। यानी समरकंद से जो उज्बेकिस्तान का इलाका, वहाँ से कागज का हमारे यहाँ आयात किया जाता था। तो काफ़ी योगदान है। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी देखा जाए तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे जैसे नोरिया है, रहट है, और ये जो हम लोग देखते हैं कि जो कुएं से पानी निकालने का जो सिस्टम है सिंचाई का, वो चीज़ें जो है एक तरह से तुर्की सत्ता की देन है। जैसे ढेकुल प्रणाली है, रहट प्रणाली है, सिंचाई के जो साधन हैं। और एक तरह से कहा जाए कि उसको जो हम लोग कहते हैं कि जो हल है, हल में एक नई तकनीकी का प्रयोग इस समय शुरू होता है, जिसके कारण उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। और जो एस्ट्रोलैब हैं, जो दिशा सूचक यंत्र हैं, उसका भी कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें भी हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी के सेक्शन में इसका अध्ययन करें। तो काफ़ी हद तक हम समझ रहे हैं कि कल वाले लेक्चर का हम लोग रिकैप कर लिए हैं। और कल वाले लेक्चर में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में काफ़ी कुछ जान गए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य को देखा जाए तो ये इंडो इस्लामिक जो कल्चर है भारत में जो स्थापित हो रही है, उसके कहीं ना कहीं संस्थापक रहे हैं। जिन्होंने एक जगह से कुबतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद अजमेर में जो है स्थापना किया। और लास्ट में आप देखोगे कि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने जो है एक तरह से कुतुब मीनार का नींव डाल दिया। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा आयाम लेकर हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। और कल ही हम लोगों ने स्टडी किया था इल्तुतमिश के बारे में, यानी कि इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन कर लिया। और एक पॉइंट पर हम लोग फोकस किए कि व्हाई वी कंसिडर इल्तुतमिश एज ए रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में काफ़ी फोकस हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो गुलाम वंश है उसमें बलबन का जो शासनकाल है, एक तरह से अगर देखा जाए कि बलबन, तो अगर गुलाम वंश में बलबन को देखा जाए कि बलबन का जो शासनकाल है, यानी कि गुलाम वंश में बलबन को 1265 से लेकर 1287 तक जो बलबन का समय है, एक तो नायब के रूप में बलबन जो नासिरुद्दीन महमूद के समय में बलबन रहा है नायब के रूप में, और एक बलबन जब सुल्तान बनता है तो बलबन के सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। जैसे बाह्य चुनौतियां हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं। तो बाह्य चुनौतियों में आप देखोगे तो बलबन का एक जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में और दिल्ली कटिहार के क्षेत्र में एक मेवातियों का बहुत बड़ा आतंक होता है।
मेवातियों का आतंक होता था यहाँ, और जैसे ही ढलान होती थी दिन की, लोग तो अपना जो है कम बंद कर लेते थे दरवाजे वगैरह, क्योंकि ये लुटेरे टाइप के थे, लूटते थे पूरा। इस समस्या से बड़ा दिल्ली सल्तनत जूझ रहा था। तो बर्बर ने इसको सिक्योर करने के लिए, यानी कि इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए पहला ही स्टेप उठाया, और इसके लिए इन्होंने जो है 3000 अफगान सरदारों की नियुक्ति सैन्य पदाधिकारी के सैनिक के रूप में किया। वही अफगान सरदार जो बाद में चलकर लोदी वंश के रूप में प्रकट होते हैं। तो सैन्य सेवा के रूप में अफगान जो है पूरा आ जाते हैं, मतलब बलबन के समय में भी शुरू हो जाते हैं। तो इनके मदद से जो है मेवातियों की समस्या का इन्होंने समाधान किया, और मेवातियों की समस्या का समाधान करने के बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत में पहली बार आप देखोगे किले की श्रृंखला बनवाना, यानी कि ये चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ ये किला बनवाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि भोजपुर का किला, पटियाली का किला और एक कामपिल्ले का किला, और एक जो है अपना भोजपुर का, पटियाली का, कामपिल्ले का। इस तरह से किलों की एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं कि यानी कि अगर दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखा जाए कि जो किले बनवाने की एक परंपरा आ रही है, यानी कि जो फोर्ट, यानी कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो संभावना बन रही है मंगोल आक्रमण की, या इस तरह से जो डिस्टरबेंस है, उसको अगर एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने इसे सुरक्षित करने के लिए एक तरह से किला बनवाने का पूरा शुरू कर दिया, जिसमें भोजपुर, पटियाली, कामपिल्ले और इस तरह से किला बनवा रहे हैं। तो ये डिफेंसिव ज़्यादा रहते थे, अग्रेसिव नहीं रहे। कभी भी आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत में जो बलबन की नीतियाँ हैं वो डिफेंसिव ज़्यादा है, यानी कि विस्तार नहीं। जैसे आपने प्राचीन काल में एक शासक के बारे में पढ़ा होगा जो बिंदुसार था, तो बिंदुसार रत्ती मात्र भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, यानी कि जो पाया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से जो मिला साम्राज्य उसी को अशोक को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि उसमें कोई भी इजाफा नहीं किया। उसी तरह से बलबन, तो आप बलबन भी देखोगे कि एक तरह से ये सेफ कर रहा है इंडिया, यानी कि पाए हुए साम्राज्य को सुरक्षित करना, ये बलबन का मूल उद्देश्य है। और इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद जो है बलबन जब सिक्योर कर लेता है, किले को सुरक्षित कर लेता है एक तरह से, तो जब किले को सुरक्षित कर लेता है पूरी तरह, तो इसके बाद अब बलबन की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या, यानी कि बलबन को अगर हम लोगों को ओवरऑल पूरी तरह जानना है तो बलबन के राजत्व सिद्धांत के बिना बलबन को हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि बलबन जो तुर्काने चहलगानी था उसका बहुत सक्रिय सदस्य था। तो तुर्काने चहलगानी का जब सक्रिय सदस्य था तो एक अमीरों का एक ग्रुप था जिसमें लोग अपने को प्रूफ करते थे, और बलबन भी आप देखोगे धीरे धीरे, जैसे जो इल्तुतमिश है वो ग्वालियर विजय के बाद बलबन को खरीद लेता है, और फिर इल्तुतमिश के समय में एक अंगरक्षक के रूप में बलबन की नियुक्ति होती, जिसको हम लोग खासदार कहते हैं। खासदार के बाद फिर अपनी योग्यता के बल पर ये रजिया के समय में अमीर शिकार हो जाता है, फिर अमीर हाजीब हो जाता है, फिर नायब मुमालिकत होता है, फिर ये जो है एक तरह से नायब के बाद फिर सुल्तान हो जाता है। लेकिन बलबन का जो चालीसा के प्रति जो एक तरह से दृष्टिकोण, बलबन ने चालीसा को देखा था कि तुर्काने चहलगानी जिसके साथ है उसी के साथ सत्ता। इसका मतलब बलबन को सबसे ज़्यादा अगर डर किसी से था तो चालीसा, और अपने को प्रूफ करना था, और दिल्ली सल्तनत को एक तरह से ये प्रूफ करना था जो चीज़ें इल्तुतमिश के बाद ख़त्म हो गई थी कि राजत्व को कैसे सिद्ध किया जाए, राजा कौन होता है, राजा की पद प्रतिष्ठा कैसी होती है, उसको पुनर्वापस लाना था। तो बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन ने इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बलबन ने क्या किया कि जो है अपने को नियाबत खुदाई के रूप में सिद्ध, नियाबत खुदाई और जिले इलाई, यानी कि बलबन के अगर एक पॉइंट को आपने पकड़ लिया कि बलबन जो कुलीनता का सिद्धांत दे रहा है कि जब किसी अकुलीन व्यक्ति को देखता है बलबन तो तलवार हाथ से निकल जाती है और उसके गर्दन पर लग जाती है। तो ये जो कुलीनता का सिद्धांत है बलबन का, जबकि बहुत छोटे से कह लीजिए परिवार से बिलोंग करके और गरीबी के हालत से बलबन धीरे धीरे उत्कर्ष करता है। लेकिन अब बलबन कैसे अपने को प्रूफ करेगा
कि मैं एक बहुत संपन्न परिवार में हूँ, मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, ये बलबन को प्रूव करना था। तो बलबन आप देखो कैसे कूटनीतिक के रूप में, राजनीतिक रूप में अपने को प्रूव करना चाहता है और अपने को डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ता है, अपने को डायरेक्ट ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है। यानी कि बलबन को अगर एक तरह से देखा जाए तो ये कहता है कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, नियाबत खुदाई, यानी कि हम पृथ्वी पर क्या हैं, नियाबत है खुदा की, यानी कि हम इक्वल हैं, यानी कि खुदा के एक तरह से कह लीजिए प्रतिनिधि हैं हम, और हमारे आदेशों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। हम वो बलबन नहीं हैं जो चालीसा में हम आपके साथ रहा करते थे। अब ये बलबन का माइंड सेट देखो, आप अपने को कैसे ग्लोरीफाइड करना, और बलबन का ये पॉइंट अगर आप जान गए तो बलबन को आप लिख सकते, क्योंकि हर सुल्तान के बारे में हम पढ़ते समय एक्सिस पॉइंट को जानना जरूरी है, उसका केंद्रीय विचार क्या है जिसके कारण वो जाना जाता है। तो बलबन अब अपने को ग्लोरीफाइड करना चाह रहा था, औरों से अपने को अलग करना चाह रहा था, और औरों से अलग करने के लिए कुछ न कुछ उसको करना पड़ेगा। तो एक सिद्धांत वो देता है कि भाई नियाबत खुदाई, और एक कहता है कि आई एम रेप्लिका ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि मैं प्रतिछाया हूँ, जिल्ले इलाही हूँ, तो ईश्वर का मैं प्रतिछाया हूँ पृथ्वी पर, इसलिए मेरे आदेशों का कोई उल्लंघन कर ले ऐसा नहीं हो सकता। तो बलबन ने अपने को ये प्रूफ कर लिया, और इसे अब प्रूफ करने के लिए फिर क्या करना पड़ा। अब इसको जब प्रूफ कर लिया तो बलबन को आवश्यकता पड़ी क्या कि कमांडोज की नियुक्ति कर, नंगी तलवार लेके लोग उसके साथ चलते थे, और पूरा महल को अपने सजाया, और पूरा सिंहासन की जो पद प्रतिष्ठा थी, सिंहासन को जो बैठने का वो था अंदाज, जैसे कहते हैं कि दीवाने आम दीवाने खास दरबार जो लगता था, और उसके जो कमांडोज होते थे वो नंगी तलवार लेके, इतना मतलब दिव्य ऐसे दिखते थे वो कि लोगों की हिम्मत ही नहीं रहती कि वो बलबन से मिले। तो वही बलबन जब इन्होंने देखा कि चालीसा वाले, तो उनके तो फ्यूज ही उड़ गए। जो ग्रुप ऑफ 40 हुआ करता था जिसमें बलबन साथ साथ रहा करता था, और सारी स्थिति को बलबन ने देखा कि रजिया ने कैसे उसका सामना किया, और रजिया का एक तरह से कह लीजिए विनाश ही हो गया चालीसा के कारण। तो बलबन ने कहा कि पहले चालीसा को ही खत्म कर। तो जितने चालीसा के सदस्य थे बलबन ने सबको मारा, यानी कि बलबन इरेडिकेटेड ग्रुप ऑफ 40, यानी तुर्काने चहलगाने। तो इल्तुतमिश ने उसको एक तरह से कह लीजिए सृजन किया, और बलबन ने उसे समाप्त किया। इसके बाद बलबन क्या करता है कि गंभीर होकर, जैसे आप व्यक्तिगत स्तर पर कह लीजिए कि शराबबंदी करता है और भांग मांस मदिरा शराब आदि का प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन राज्य स्तर पर आएगा तो अलाउडमेंट, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर आएगा तो बलबन ने ये सब अपने लिए, जैसे होता है ना कि बाई विच मीन्स वी प्रूव आवर सेल्फ, माई सेल्फ, यानी कि अपने पद को जस्टिफाई करने के लिए बलबन क्या क्या कर सकता है, वो इसकी थियरी ऑफ किंग्स। तो वो इसको करता है कि भाई आप जो है शराब नहीं पिएंगे, भांग वगैरह जो है ये सब प्रतिबंधित कर देता है, और लेकिन फिर जो है गैर इस्लामीकरण कर देता है। और जब गैर इस्लामीकरण करता है तो ये जो है सिजदा पायबोस नौरूज, अब जब दरबार पूरा लगता है तो वहाँ गंभीर, कोई हंस नहीं सकता, कोई जो है मुस्कुरा नहीं सकता, बड़ा गंभीर वहाँ रहना, तो खुद गंभीर रहता था। जबकि आप देखो के निज़ामी ने लिखा है, तो कभी कभी कोटेशन आता है कि अपने जब मंत्रियों के साथ बलबन रहता था तो स्टेज ड्रामा भी करता, मतलब बड़ा मनोरंजक दृश्य था। जबकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बलबन नहीं लगाएंगे लोग, क्योंकि आयरन एंड ब्लड का व्यक्ति बलबन ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके इंडिविजुअल लाइफ में जब मंत्री उसके साथ रहते तो मंत्रियों के साथ एक अलग चेहरा था, आने के साथ एक अलग चेहरा था। तो ये बलबन का जो डुअल नेचर था, ये इस पर लोगों ने लिखा कि बलबन फिल्मी सितारों के तरह अपने मंत्रियों को मंत्रमुग्ध करता था। ये कोटेशन आया के निज़ामी का, तो आप देखोगे कि इस तरह से भी फेस बदलता हुआ बलबन का। और उसके बाद सिजदा पायबोस और नौरूज, ये सिस्टम को जानना जरूरी है, सिजदा पायबोस और नौरूज। ये जो सूर्य नमस्कार नौरोज, ये जो पर्सियन है, गैर इस्लामीकरण करना। आप देखोगे गैर इस्लामीकरण का मतलब क्या है कि जितनी ईरानी परंपराएं थी ले आगे पढ़। सिजदा पायबोस जो इस्लाम धर्म में वर्जित है, वो सिजदा पायबोस का मतलब चरण चुम्बन करना, सिजदा
सिजदा का मतलब नमन करना, और पायगोस का मतलब बिल्कुल साष्टांग दंडवत करना। ये जो सिस्टम था, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए कि प्रतिबंधित था, लेकिन बलबन ने इसको शुरू किया अपने लिए, कहीं ना कहीं ग्लोरीफाइड करने के लिए, पद प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए ये सिस्टम बलबन का शुरू किया। और ये सिस्टम आप देखोगे कि 1669 में औरंगजेब इसको कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा। सिजदा, पायगोस, नौरोज, समा, संगीत, जितना इतिहास लेखन, सब पर प्रतिबंध लगा देगा कौन? औरंगजेब 1669। लेकिन आप एक चीज़ और देखो, नौरोज की परंपरा। नौरोज का मतलब है कि हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि जो पर्सियन ट्रेडिशंस होता था, जो हैप्पी न्यू ईयर का 19 दिन तक चलता था, ये जो नौरोज मनाने की परंपरा जो है ये शुरू कर बलबन। तो ये एक चीज़ों को हमें देखना है कि बलबन को हम लोग कैसे मतलब बलबन को लिखते समय या बलबन को देखते समय कैसे हमें ये सिद्ध करना है कि बलबन को हम कैसे समझें। तो बलबन अपने आंतरिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया, और बलबन एक तरह से आप देखो कि, और बलबन के लिए एक चीज़ और कहा जाता है कि जब इसने आयरन एंड ब्लड, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बलबन के समय में कुछ विद्रोह होता है। बलबन उससे कुछ सबक लेता है कि जैसे कुछ माने में आप देखोगे तो औरंगजेब के तरह से बढ़ता हो रहा था। तो बलबन के समय में एक तुगरिल खां का विद्रोह होता है। तुगरिल खां इक्तेदार था बंगाल का, और एक अमीन खां था फैजाबाद का इक्तेदार था। तो बलबन के समय में बार बार विद्रोह होता है, तो बलबन अमीन खां को भेजता है, फैजाबाद के इक्तेदार को, कि जाओ भाई उस विद्रोह को, बंगाल वाले को समाप्त। अब ये अमीन खां जाता है, लेकिन उस विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाता और असफल हो जाता है। और फिर बलबन को बहुत गुस्सा आता, फिर आता है बलबन जो है फोर्स लेकर, और अमीन खां को फैजाबाद के गेट पर लटका देता है। और वहीं से उसकी शुरू होती है आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, यानी कि लौ और रक्त की नीति। बिस्मार्क की तरह, जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी 300 टुकड़े में था, लेकिन बिस्मार्क ने जब आवाज़ दिया जो आएगा सामने क्रॉस हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क, रियासतों का एकीकरण के लिए अमर हो गए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप देखो 600 रियासतें, कहा जाए कि भारत के 400 से 500 टुकड़े होते, लेकिन वो गीता की लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी तो कोई ना कोई फरिश्ता आएगा और भारत को बचाएगा। और अंग्रेजों की मंशा थी कि हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हें टुकड़े करके जाएंगे, लेकिन पटेल आए और उसको 29 रियासतों में बांटा। 29 रियासतों में उन्होंने गला दिया। बाद में फजल अली आयोग आया और 1956 में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र, जो आज बढ़कर कितने हो गए, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। तो आप देखो कि इन लोगों का विजन इतना विजनरी था। इतिहास कहता है ना कि इतिहास से जो सीख नहीं लेगा वो मिट जाए। इतिहास बहुत सबक देता है, और जिस राष्ट्र का इतिहास नहीं है वो राष्ट्र नहीं, जिस व्यक्ति का इतिहास नहीं है वो बुद्धिजीवी नहीं। क्योंकि इतिहास कहता है कि ऐसा मत करना जैसा बलबन ने यदा कदा किया, डज और डोंट की बात करता है। तो आप देखो उस केस में फैजाबाद के गेट पे लटका दिया उसको, और अपने बेटे बुगरा खां को लेके गया, और कुछ जासूसों से पता लगा लिया तुगरिल खां। और तुगरिल खां पहली बार बलबन लाहौर लश्कर के साथ निकला था, और कमांडो उसके बड़े भयंकर थे, नंगी तलवार लेके चलते थे, और बलबन की हाइट भी ज़्यादा नहीं थी। और जब पहुंचता बंगाल में तो उसको इतना बेरहमी से सजा देता है, किले ठोकवा देता, मार तख्त पे लटवा, और बुगरा खां को दिखवा देता और पूरी लखनऊती की जनता को दिखवा देता है कि ये जो है दिल्ली से अलग नहीं रह सकता बंगाल, बंगाल की दूरी बहुत है, और दिल्ली से अलग ही रह कर नहीं रह सकता बंगाल, और बंगाल जब भी रहेगा तो सुल्तान के अधीन रहेगा। और अगला कोई भी कदम अगर उठाएगा, बुगरा खां को संकेत करता है कि बुगरा खां अगर तुम भी ऐसा कदम उठाओगे तो तेरे साथ भी वही हश्र होगा जो तुगरिल खां के साथ। अब ऐसे दृश्य को देखते हुए आप देखो, जब बलबन की डेथ होती है तो बर्नी साहब लिखते हैं कि लोग इतना शोकाकुल हो गए, कपड़े वगैरह फाड़ दिए और काला वस्त्र पहनकर और शोक मनाए, और ले गए जल्दी उसको दफनाए वगैरह। अब इसमें डर है कि मोहब्बत है, क्या है, कैसे बताया जाए। लोग शोक मनाए बलबन के डेथ पर,
और बलबन एक ऐसा, आप सोचो कि बलबन एक ऐसा सुल्तान, और बलबन का जो बड़ा बेटा था शाहजादा मोहम्मद, जो मंगोलों के अटैक के समय उसकी डेथ होती है और मंगोल आक्रमण के समय वो मारा जाता है, उसमें बहुत डिप्रेस हो जाता बलबन, क्योंकि उसको बहुत ही प्यार करता था और उसे एक योग्य सुल्तान मानता था अपने बाद। लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और अमीर खुसरो मंगोलों के उसमें आ जाते हैं, जियाउद्दीन बर्नी भी आ जाते हैं, और जो शाहजादा मोहम्मद था वहीं से अमीर खुसरो का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। अब आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी, जो भारत के सादी कहे जाते हैं, इनके साहित्यिक कैरियर की शुरुआत होती है कहाँ से? शाहजादा मोहम्मद से, और बाद में बलबन के समय में, कैकुबाद के समय में आ जाते हैं। फिर ये 7-7, 8-8 सुल्तानों का कार्यकाल अमीर खुसरो ने देखा। तो आप एक चीज़ और देखो, गौर करो कि कैसे कैसे जीवन टर्न कर रहा बलबन का, और आयरन एंड ब्लड पर पूरा डाल दिया बलबन। और बलबन की जैसे ही आप देखो, बलबन की जब डेथ होती है तो बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन अपने लिए एक पैलेस बनवाया था जिसको हम लोग लाल महल कहते हैं। लाल महल, ये जो लाल महल है, रेड पैलेस है, लाल महल दिल्ली में जो बना है बलबन का, ये एक इतना बेहतरीन, इसको कहते हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि इस्लामिक वास्तुकला का बहुत ही अद्भुत नमूना है ये लाल महल। और ये ऐसा एकांतवास था, यहाँ जाकर आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी राज्याभिषेक करता, बाद में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक राज्याभिषेक करता अपना ये लाल महल में। और इसके बाद बलबन का एक मकबरा बनता दिल्ली, स्वयं का मकबरा बलबन जो है वो आउटलाइन करता है। और बलबन का जो मकबरा है जो बना है, उसको कहते हैं कि इस मकबरे में पहली बार शुद्ध रूप से इस्लामिक शैली का पूरा प्रयोग हुआ। वैसे मकबरा शैली का जनक हम लोग कल देख रहे थे इल्तुतमिश को, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, लेकिन प्योरली अगर इस्लामिक तर्ज पर आ गया पहला मकबरा कौन है, तो ये लाल महल बलबन का। और यहीं से आप देखोगे वास्तविक मेहराब धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है, जबकि अलाई दरवाज़ा में आप देखोगे रियल आर्क जो है, जिसको सच्चा गुंबद कहते हैं हम लोग, और एक घोड़े के नाल के तरह जो आर्क है, वो अलाउद्दीन खिलजी के अलाई दरवाजे में मिलता है, जो मेहरौली का प्रवेश द्वार। तो घोड़े के नाल की तरह बिल्कुल मेहराब, क्योंकि ये गुंबद है, हमारे मिस्त्री गुंबद नहीं बना पाते थे, बहुत खूबसूरत गुंबद नहीं बना पाते थे जैसा वो चाहते थे। गुंबद थोड़ा बहुत बना लेते थे लेकिन छोटा बनता था बहुत ज़्यादा। लेकिन वो गुंबद आप देखोगे तो अलाई दरवाजे में पहली बार, किसी इमारत में पहली बार गुंबद दिखा, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाई दरवाजे में दिखे। तो इस तरह से कला वास्तुकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बलबन का एक तरह से बहुत बड़ा पैठ हो गया। लेकिन बलबन हमेशा क्या रहा कि जो पाए हुए साम्राज्य को बचाने के उसमें रहा। लेकिन बलबन जैसे ही जाता है, आप देखो सारा साम्राज्य बिल्कुल एकदम विखंडित हो जाता है। और बलबन के बाद कैकुबाद आता है, कैकुबाद को पैरालिसिस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बलबन के बाद बुगरा खां को बुलाया गया कि भाई बलबन की डेथ हो गई और आप आके सिंहासन संभालो। लेकिन बुगरा खां की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस सिंहासन पर हम बैठेंगे जिस सिंहासन पर बलबन बैठता था। और बलबन की सजाए, मौत की सजाए इतनी खतरनाक थी, हिल गया वो सिंहासन पर, आया ही नहीं। फिर दूसरे जो है कैखुसरो को बुलाया गया, उसके मर्डर हो गया। फिर कैकुबाद आता है, यानी कि वो बुगरा खां का बेटा। फिर बुगरा खां का बेटा का जो मिलन है वही किरानुस्सादेन लिखा है अमीर खुसरो ने, कि जब बुगरा खां से बेटा मिलने जाता है, बेटा बताओ सुल्तान है और बुगरा खां एक इक़्तिदार है बंगाल का और वहीं रहता है। और उस समय बुगरा खां जब झुकता है तो जो बिल्कुल उसको एक तरह से रुलाई आ जाती है। जो बेटा था कैकुबाद, तो कहता है बेटा तू नायब से बच के रहना। फिर नायब की हत्या करवा देता है। फिर आते हैं आरिज़ मुबालिक के रूप में आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और फिर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है कैकुबाद। फिर एक 2-3 वर्ष का बच्चा है क्यूमर्स, तो कैकुबाद को ये एक बोरी में भर कर यमुना नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और शाइस्ता खां की उपाधि और बरन बुलंदशहर की जागीर मिलती है जलालुद्दीन खिलजी को। और जलालुद्दीन खिलजी चूँकि मर्डर किए रहते हैं, हत्यारे रहते हैं, इसलिए जो कैकुबाद के द्वारा इनका महल निर्मित हुआ किलो खरी, जिसको हम लोग पहली दिल्ली का भी रूप देंगे, 7 बार दिल्ली उजड़ी और बसी, वहाँ जाकर एकांतवास में राज्याभिषेक कराता अपना कौन, जलालुद्दीन खिलजी।
तो अलाउद्दीन खिलजी जो राज्य अभिषेक कराता है लाल महल में, और जलालुद्दीन खिलजी भी एकांतवास, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा की हत्या किया। टिट फॉर टैट है। पूरे पूरे इतिहास में आप सीखोगे कि जैसा आप किसी के साथ करोगे वही वापस रिटर्न होके आपके साथ। ये इतिहास का पूरा खूबसूरत वर्णन। तो यहाँ के बाद हम लोग आगे लेके चलते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसके बाद जो है अब हम लोग प्रवेश करेंगे खिलजी वंश में। और महत्वपूर्ण शासकों को हम लोग लेके चलते हैं। खिलजी वंश में आप देखोगे तो एक पॉइंट को अगर हम लोग समझ लिया जाए, खिलजी वंश को समझने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लेना है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश में अगर देखा जाए तो 1290 से लेकर और 1320 तक, यानी कि सबसे कम समय तक आप देखोगे 30 वर्षों तक, सबसे कम समय तक ये खिलजी रहते हैं। और ये हेलमंड जो नदी घाटी है अफगानिस्तान में, वहाँ एक खल्ज क्षेत्र हुआ करता था, वहीं ये रहते थे, इसलिए ये खिलजी कहलाए। लेकिन ये अफगान नहीं है क्योंकि फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है लोधी वंश और सेकेंड अफगान डायनेस्टी है शेरशाह सूरी वंश। तो आप देखोगे खिलजी जो है हेलमंड घाटी से बिलोंग करते थे और ये बड़े वीर सैनिक की तरह थे, अपने को प्रूव कर रहे थे धीरे धीरे, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। तो आप देखोगे एक जो शब्द आता है जैसे खिलजी क्रांति, बर्नी साहब कहते हैं कि एक बड़ा दूरगामी परिवर्तन देखने को मिलता है। जब गुलाम वंश समाप्त होता है और खिलजी वंश की शुरुआत होती है तो अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। अगर उस परिवर्तनों को देखा जाए तो पूरा खिलजी वंश निकल कर चला आएगा, क्योंकि खिलजी वंश टोटली किस पर निर्भर करता है, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य। पहली बार दिल्ली सल्तनत अगर देख रहा है तो पहली बार दिल्ली सल्तनत किससे मुकाबला कर रहा है, साम्राज्यवाद को देख रहा है। और दूसरी जो है दिल्ली सल्तनत में एक चीज आ रही है, कुलीनता के सिद्धांत को नजरअंदाज करना, यानी कुलीनता के सिद्धांत अब नहीं चले और पदों की प्राप्ति के लिए किसको आधार बनाया जाएगा, योग्यता के सिद्धांत को अप्लाई किया। चरवाहा हो चाहे गडेरिया हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति सुल्तान बन सकता है, ये अनाउंस था किसका, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। अलाउद्दीन खिलजी के नीतियों को आप देखो तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये खिलजी जो क्रांति है, जो खिलजी रिवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति का अगर लीगल सेंस में देखा जाए तो क्रांति का मतलब क्या है कि ये टोटली चेंज इनटू बी, यानी कि गुलाम वंश जा रहा है, कुलीनता का सिद्धांत जा रहा है, बलबन के द्वारा स्थापित सिद्धांत जा रहे हैं और एक नए प्रकार के सिद्धांत आ रहे हैं। उस सोच को लेकर अलाउद्दीन खिलजी रक्त और तलवार की नीति को लेकर और दिल्ली सल्तनत में पदासीन होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये जो सिद्धांत आप देख रहे हो, यानी कि पद प्रतिष्ठा जो बलबन ने बनाया था, वो एक सेकंड में कैसे खत्म हो जाता। क्योंकि कैकुबाद की उम्र के बाद आप देखो पूरी तरह बदलाव और एक जो साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति थी कि साम्राज्य का विस्तार हमें दक्षिण में भी करना, यानी कि दक्षिण को इन्होंने क्या बनाया कि एक केवल धन प्राप्ति का साधन, और उत्तर में क्या बनाया इन्होंने, साम्राज्य विस्तार। यानी कि जैसे उससे कहा जाए कि राज प्रश्नोद्धरण की नीति, जो समुद्रगुप्त, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी में क्या दिखता है, समुद्रगुप्त दिखता और नेपोलियन बोनापार्ट भी दिखता। यानी कि जो दक्षिण भारत की नीति है वो राजग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति, यानी कि राज्य को दे देंगे और जो है करद राज्य बना लेंगे, जैसे देवगिरी है, वारंगल है और द्वार समुद्र हैं, होयसलाज हैं, मदुरा के पांड्याज हैं। मदुरा पर जब विजय करता है अभियान तो रामेश्वरम तक जाता है और बहुत धन लेके आता। मलिक काफूर वही हिजड़ा जो मिला था, जो है 1000 दिनारी, जो गुजरात विजय के समय मिला। यानी कि एक तरह से बड़ा दूरगामी, खिलजी क्रांति का बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और इसको अगर हम लोग देखें
वो जलालुद्दीन खिलजी। अब आप देखिए धन की आकांक्षा कैसे व्यक्ति को विनाश के कगार पर ले जाती है। और जलालुद्दीन खिलजी को आप देखोगे तो 1290 से लेकर और 1296, और इनका जो कमांडर इन चीफ रहता है वो कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो चचा भतीजे, और बाद में ये क्या हो जाते हैं? ससुर दामाद। चचा भतीजे और ससुर दामाद। और आप देखो कि कैसे कैसे ये महत्वाकांक्षा को, और ये जो दामाद था यानी कि इनकी जो पत्नी थी यानी कि इनकी सास, और इनकी जो बेटी थी यानी कि इनकी पत्नी, दो से बहुत तंग था अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं कि जब सुकून घर में ही नहीं है तो बाहर मिजाज उसी तरह दिखता है। और अलाउद्दीन खिलजी का आप देखो कि कैसे कत्लेआम कर देता है एक धन, यानी कि ससुर यानी कि दामाद ने ससुर का ही सिर कलम कर दिया और चंदोबा उठाकर अपने उस पर रख दिया कड़ा मानीपुर में। और आप देखो यहाँ जो आक्रमण होता है यानी कि एक तो रणथंभौर का आक्रमण होता है, रणथंभौर के किले की फतह नहीं कर पाता है। तो कहता है कि उदारवादी था जलालुद्दीन खिलजी, 70 वर्ष की अवस्था में सिंहासन मिला था, वो एज झलकती थी। कभी कभी एज हावी हो जाती है, कभी कभी नहीं हावी हो पाती है। जैसे आप देखो शेरशाह सूरी 64 वर्ष की अवस्था में भी तोपे चलाता था। बाबर को देखो आप, तो एज अपने ऊपर है कि हावी है या नहीं है, लेकिन 70 वर्ष की अवस्था में जा चुका था जलालुद्दीन खिलजी। और कहता है कि मैं तो ऐसे कितने किलो को छोड़ दूंगा लेकिन मुसलमान का रक्त नहीं बह सकता। वो अपने उदारता को देखता है। मलिक छज्जू का विद्रोह होता है, मलिक छज्जू को पकड़ के ले आता है जो कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार था, और ये अलाउद्दीन खिलजी पकड़ के ले आता और सामने रख देता जलालुद्दीन खिलजी कि आप बताओ क्या करना है। तो उदारता देखते हुए और जलालुद्दीन खिलजी उसको मुक्त कर देता। फिर ताजुद्दीन कूची का विद्रोह होता है और जो नासरुद्दीन की विधवा जो है पत्नी से विवाह कर लेता है और अपने को सुल्तान घोषित कर देता है। और जब ताजुद्दीन कूची का विद्रोह होता है तो फिर पकड़ के ले आता है। जब रणथंभौर विजय के जा रहे थे उसी समय वो विद्रोह कर जाता कूची, फिर अलाउद्दीन खिलजी उसको पकड़ के ले आता सामने रखता। तो ये जलालुद्दीन खिलजी उसको तलवार दे देते हैं कि इच्छा हो तो पूरी कर लो इच्छा। फिर उसे भी माफ़ कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसी समय आप देखो कैसे कैसे होता है। तो 1292 में भिलसा का अभियान होता है और इसी समय मंगोल आक्रमण भी होगा भारत पर। भिलसा का मतलब मालवा क्षेत्र, वहाँ जो उज्जैन वाला है महाकाल की नगरी है, वही भिलसा का क्षेत्र है। यानी कि महाराष्ट्र से थोड़ा पहले मालवा का बेल्ट है पूरा, और वहाँ से देवगिरी करीब। और अब आप देखो यहाँ से इतना धन मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर के इक़्तिदार के रूप में अटैक करता भिलसा पर। और जब भिलसा पर अटैक करता तो इतना धन पाता है कि ले जाकर अपने जो है चचा जी को सौंप देता है। और चचा जी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वाह मैं खुश हुआ, और इससे उसकी महत्वाकांक्षा और जग जाती है। और आप देखो धन कैसे विनाश का रास्ता मार्ग प्रशस्त करता है। यही इतिहास सबक देता है कि आप संतोष पर जाओ, धन को ज़्यादा संग्रह मत करो। और वो जो है उसी धन को देखकर इसमें भी लालच आ जाती है, और चचा और भतीजे दोनों में लालच आ जाती है। और फिर वहाँ से इसको सूचना मिलती है क्या, इससे ज़्यादा धन तो देवगिरी में, और देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। वही गुजरात नौशारी और पूरा वाला इलाका था देवगिरी का, महाराष्ट्र। और उसके बाद वो अटैक करता है। और इसके समय में इसी समय में एक घटना और हो जाती है कि उलुग खां के, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है, लौट जाते हैं। फिर उलुग खां के नेतृत्व में लगभग आप देखोगे तो कुछ जो है हजारों मुस्लिम जो है भारत में आकर और मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और उनको नवीन मुसलमान का जो है वो दिया जाता है मंगोल, यानी कि मंगोल इस्लाम को स्वीकार करते हैं। और मुगलपुरा में, मंगोलपुरी में उनको बसाया जाता है और नवीन मुसलमान का दर्जा दिया जाता है। यानी कि और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का शादी उलुग खां से कर दिया, यानी कि जो मंगोल नेता। अब आप देखो कि परिदृश्य दूसरा, कहाँ मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हो रही थी इसका, और कहाँ समझौता करके और शादी विवाह हो रहा।
इसके बाद हो रहा लास्ट आक्रमण देवगिरी का। हाँ, एक चीज और हम लोगों को समझना है कि 2 विद्रोह के बाद एक और विद्रोह, और वो सूफी संत का विद्रोह और सिद्दी मौला का विद्रोह। और सिद्दी मौला के विद्रोह में सारी सरहदें पार कर गया जलालुद्दीन खिलजी और सजाए मौत की सजा दी। और उसके बाद इतना बड़ा संकट आया, तो लोगों ने कहा कि वो जो सजाए मौत की सजा दी गई है उसी का प्रतिक्रिया। एक हाजी मौला का विद्रोह होता अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और एक सिद्दी मौला का विद्रोह होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय। उसमें लगता है कि ये कैसा नेचर है, कभी उदारता है, कभी क्रुएलिटी है। जबकि उदारता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसमें मृत्युदंड की सजा देता है। तो 3 विद्रोह इसके समय में हुए हैं, और लास्ट में ये लूटता है और कड़ा। और अब आप देखो इतना महत्वाकांक्षी हो गया ये जो है अपना अलाउद्दीन खिलजी कि बिना सुल्तान को बताए एक कड़ा मानिकपुर इख्तियार के हैसियत से चढ़ाई कर जाता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव पर जब चढ़ाई करता है तो अभूतपूर्व धन दौलत पाता है। और जब अभूतपूर्व धन दौलत पाता है तब उसको कड़ा मानिकपुर में बुलाता है अपने ससुर को कि आ जाइए, वहीं जो है धन का बंटवारा करो। और इतिहासकारों ने लिखा है कि नियति तो खराब थी, और अहमद चक जो उसका सलाहकार था जलालुद्दीन का, आगाह भी किया कि नहीं, नियति सही नहीं है दामाद की, इसलिए आप जाओ मत, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना है। और जैसे ही ये झुकता है तब तक पीछे से जो है इख्तियारुद्दीन जो बुद्ध रहता है वो कलम कर देता है जलालुद्दीन खिलजी का सर। और उसके बाद आप देखो शाही चंदोबा से रक्त, शाही सिर से रक्त टपक रहा था, और तब तक उसने तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कड़ा मानिकपुर में 1 बार हुआ, और फिर दिल्ली में हुआ, किसका? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसी परिदृश्य में आप देखो कि बिल्कुल लगता है कि क्या रिश्तेदारी है, क्या नातेदारी है, राजा का क्या कोई सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोदी ने बहुत बाद में कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। पॉलिटिकल वायलेंस इज नॉट अ टाइप ऑफ वायलेंस, क्योंकि इस दामाद भी ससुर का मर्डर कर सकते। सत्ता का मोह देखो आप, सत्ता का जो वो है, तो इतिहास के पहले चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे कि जो है अपना बिंबिसार और अजातशत्रु उदयन जो पितृहंता डायनेस्टी है, तो वहाँ लगता है कि राजनीति के न तो विवाह होता है और न राजनीतिक हत्या मानी जाती है। नहीं तो राजनीतिक हत्या होती ही नहीं, हत्या ही नहीं होती, क्योंकि हत्या तो हत्या होती, चाहे राजनीति में हो चाहे मैदान में हो। तो ये चीज़ आप देखो कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से जो है आप देखो कैसे टर्निंग पॉइंट आता है। और इसके बाद शुरू हो जाता खिलजी क्रांति और साम्राज्यवाद शुरू होता अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, ताबड़तोड़ 6 से 7 मंगोल आक्रमण होते हैं, और उसी में कितने अपने जो है कमांडर इन चीफ को खो देता। जफर खां मारा जाता किली की युद्ध में, 1303 वाली जो लड़ाई होती। और लगातार मंगोल आक्रमण से देश की सुरक्षा करने के लिए श्रीनगर के रूप में श्री फोर्ट के आसपास दिल्ली जो बसाया इसने, श्रीनगर के रूप में इसने दूसरी दिल्ली बसाया। पहली दिल्ली किलो खरी, दूसरी दिल्ली श्रीनगर, और श्रीनगर में ही पूरा ये निर्माण कार्य कराता है। यानी कि मंगोल आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर में जो है दूसरी दिल्ली बसाता है, और इसी के आसपास यानी कि एक तरह से प्रवेश के लिए बनवाता है क्या? अलाई दरवाजा। और इसी अलाई दरवाजे में पहली बार सच्चा गुंबद का प्रयोग, जो एक तरह से आप देखोगे, और इसी अलाई दरवाजे में आप देखोगे प्रवेश के लिए ऐसे घोड़े के नाल के आकार का हॉर्स शू शेप आर्क है। जब कभी आप गूगल में डालकर देखोगे अलाई दरवाजा, तो इसमें गुंबद बना है। इसके ऊपर जो गुंबद बना है वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ उसको थोड़ा शेप दिया गया, तो इसको कहते हैं कि दिस इज रियल डोम और दिस इज रियल आर्क। घोड़े के नाल के आकार का अगर मेहराब आ जाए तो अलाई दरवाजे लुक। और ये जो गुंबद है ये भी आप देखोगे
पहली बार किसी इमारत में यूज होता है, तो अलाई दरवाजे में, जो महरौली में प्रवेश के लिए दरवाज़ा बनवाया गया था। और इसी को मार्शल साहब कहते हैं कि ये तो वास्तुकला का बड़ा ही अद्भुत रत्न है, हीरा है वास्तुकला का अलाई दरवाज़ा। और यहाँ हमारे वास्तुकार सीख रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि आप देखो स्क्रिस शैली है, कुफरी शैली है, और माशोलियम शैली है, और बस्क है, नस्तलीक है, ये शैलियाँ जो आती हैं। और हमारे यहाँ बांस, बल्ली, सतीर और जो स्तंभ वाली शैली है, इसी से मार्शल महोदय कहते हैं, इसी से इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ है। और कुछ लोग जैसे फर्गूसन में होते हैं उसको पठानी शैली कहते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो दैट्स स्टाइल वाज नोन एज इंडो इस्लामिक वास्तुकला। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अलाई दरवाजे में देखने को मिलेगा, और यही इनके द्वारा बनवाया जाता है जमैत खाना मस्जिद, जो भारत की शुद्ध रूप से इस्लामिक तर्ज पर बनने वाली पहली मस्जिद है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई जाती है जमैत खाना मस्जिद, जो भारत की शुद्ध रूप से इस्लामिक तर्ज पर बनने वाली पहली मस्जिद। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखोगे जो सीरी फोर्ट के आसपास की जो दिल्ली, दूसरी दिल्ली के रूप में जो इन्होंने बसाया। और इसके बाद आप देखोगे कि इनका जो सिस्टम है, एक तो इन्होंने सेना पर बहुत बल दिया। जैसे आप बलबन को देखोगे तो दीवाने अर्ज, सेना को एक संस्थागत रूप देने वाला बलबन था। केंद्र में सेना रखने वाला कौन था? इल्तुतमिश। एक जगह ठहरना नहीं है इतिहास में, पूरे इतिहास में भ्रमण करना। और लिखते समय भी वो चाहता है कि आप पेन ऐसे चलाओ कि आप अधिकारी बनने की क्षमता आप खुद बता दो, यस मेरे अंदर वो स्किल है। तो केंद्र में जो सेना रखने वाला, हज़्म क़ल्ब रखने वाला कौन था? इल्तुतमिश वाज रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत। लेकिन सेना को एक संस्थागत रूप देने वाला बलबन, दीवाने अर्ज। लेकिन केंद्र में स्थायी सेना रखने वाला पहली बार अलाउद्दीन खिलजी। केंद्र में स्थायी सेना का कंसेप्ट कभी भी आ जाए, यानी कि केंद्र में स्थायी सेना रखने वाला और सैनिकों की रजिस्टर मेंटेन करने वाला और घोड़ों को दाग लगाने वाला, सैनिकों का हुलिया और चेहरा मेंटेन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट। क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं, सेना को मजबूत नहीं करेगा, धज्जियां उड़ जाएंगी विदेश से, क्योंकि साथ साथ मंगोल आकर। पूरे सेना पर बल देता है। और आप एक चीज और देखो कि जब केंद्र में स्थायी सेना बनाता है तो सबसे ज्यादा खालसा जो भूमि थी, जो राजकीय नियंत्रण वाली भूमि थी, छोटे छोटे जो इक्ता लैंड थे, सबको राजकीय नियंत्रण वाली भूमि में बदल दिया और इक्तेदारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। और इसने जो है खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार किया, ये भी क्वेश्चन आता है। और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, यानी कि सैनिकों को आप देखोगे नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान। यानी कि एक अस्पा अगर सैनिक है, 2 अस्पा अगर सैनिक है, अस्पा माने घोड़ा, यानी कि एक सवार एक घोड़े के साथ, यानी कि एक घुड़सवार। एक सवार अगर एक घोड़ा रखता है, एक अस्पा है, तो इसको 234 टंका प्रति वर्ष मिलेगा वेतन। और अगर 2 अस्पा है, यानी कि सवार एक घोड़े 2, यानी कि घोड़ा अतिरिक्त है, तो इसको जो है 78 टंका ज्यादा मिलेगा। यानी कि उस समय आप सोचो इतने टंका वार्षिक वेतन दिया करता था अलाउद्दीन खिलजी। और इसके सेना में आप देखोगे 4 हीरे थे मलिक काफूर को छोड़कर, और नुसरत खां और अलप खां और उलुग खां और एक जफर खां जो मारा गया वहाँ, नुसरत खां और थंबौर विजय में मारा जाएगा। और मलिक काफूर जो है अकेले दक्षिण भारत के विजय का पूरा क्रेडिट मलिक काफूर को जाता है, जो गुजरात विजय के दौरान मिला। यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी के आप देखोगे धीरे धीरे इसके सिस्टम में जो साम्राज्यवाद ये सोच रहा है कि कैसे हम उसको लेके चलेंगे, राजप्रश्नोद्धरण को कैसे अप्लाई करेंगे, उत्तर भारत में सत्ता का निर्माण कैसे करेंगे
और दक्षिण भारत से धन कैसे। यानी कि भारत का जो कंसेप्ट है ज्योग्राफिकल, वो कभी लग रहा क्लियर नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर भारत वाला दक्षिण भारत को लूट रहा, दक्षिण भारत वाला धन प्राप्ति उत्तर भारत से कर रहा। और ऐसे समय में आप देखो, और यही टेक्निक नहीं समझ पाया कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। पौधे मुगरा और मोहम्मद बिन तुगलक बदनाम हो जाता है, जबकि राजधानी परिवर्तन कोई एक बार नहीं है, कई बार हो चुका है। लेकिन बस अलाउद्दीन खिलजी आप देखो धन प्राप्ति का केंद्र बना रहा है, और मोहम्मद बिन तुगलक चाह रहा है कि उसे हम सत्ता का केंद्र बनाएं। ये बहुत बड़ा एक इतिहास से सबक न सीखने के कारण बहुत बड़ा ब्लंडर हो, हिमालयन मिस्टेक। तो आप देखो कि केंद्र में स्थायी सेना रखना, खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार करना, ब्रांडिंग सिस्टम को लाना, सैनिकों की चेहरा और हुलिया पद्धति को मेंटेन करना, ये अलाउद्दीन खिलजी। और योग्यता के आधार पर नौकरी देना, योग्यता के आधार पर नौकरी देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने खिलजी क्रांति में देखा, ये इग्नोर करते थे खलीफा को। बोले खिल्लत क्या कहती है डजंट मैटर, उलेमा क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, लेकिन जो तत्कालीन नज़ाकत है, जो मिल्लत कहती है, जो सत्ता कहती है, उसके अनुसार का। और लास्ट में आप देखो मुबारक शाह खिलजी जो आता है, वो स्वयं को खलीफा घोषित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि धर्म को राजनीति से पृथक करना। ये बहुत बड़ा आप मुद्दा देखो, धर्म को राजनीति से पूरी तरह पृथक करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति जो कर रहा है, आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक आप देखो बदनाम हो जाए। प्रजा में बहुत हाईलाइट भी हो गया फिरोज शाह तुगलक, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर चल दिया और समझ ही नहीं पाया, और हिंदुओं के मंदिर भी तोड़वाने पड़े। तो एक चीज ये देखना है कि धर्म को बिल्कुल पृथक कर देता है राजनीति से, कि धर्म आड़े हाथ आएगा राजनीति में, ऐसा नहीं। और यहाँ आप देखो कि साम्राज्य विस्तार जब होता है, तो साम्राज्य विस्तार की अगर एक झलक हम लोग देखें, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में कैसे साम्राज्य विस्तार होता है, तो उत्तर भारत में जो इनका साम्राज्य विस्तार होता है वो सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए, लेकिन दक्षिण भारत में धन की प्राप्ति के लिए। तो अगर उत्तर भारत में हम लोग देखें, तो उत्तर भारत में जो साम्राज्य विस्तार होता है 1298-99, ये जो है गुजरात विजय से शुरू होता है। और गुजरात विजय के बाद आप देखोगे कि 1300 फर्स्ट में रणथंभौर विजय, रणथंभौर आप देखिए, रणथंभौर के किले को पहले कोई विजिट ही नहीं कर पाता था, 30 प्रयास विफल हो गए। रणथंभौर का अभेद्य किला था, और यहाँ हमीर देव शासक थे उस समय, और अमीर खुसरो भी गया था साथ। और यहाँ आप देखो कि गुजरात विजय के दौरान वो मलिक काफूर मिला था, मलिक काफूर की यही प्राप्ति, और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। और वही कर्ण सिंह बघेला, यानी गुजरात में देवल रानी और कमला रानी, जो देवल रानी के साथ कर्णदेव बघेला, कर्णदेव तो भाग गया जो है देवगिरी के पास, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पास भाग गया, और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी को ले आया, और अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता कमला देवी से, और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खां शादी करता देवल रानी से। यानी कि बेटी और जो है माता, ऐसे होता है शादी, यानी कि पुत्र वधू भी बनाता है और जो है पत्नी भी बनाता है। यानी कि एक प्रकार से अगर ये देखा जाए तो मलिक काफूर की प्राप्ति यहाँ से होती गुजरात विजय, और रणथंभौर विजय में अमीर खुसरो भी इनके साथ रहता है। और पहली बार आप देखो कि यहाँ जौहर होता है, जौहर, क्योंकि जब इनका सेनापति मारा गया नुसरत खां, तो अलाउद्दीन खिलजी को खुद जाना पड़ा, और जब अलाउद्दीन खिलजी को जाना पड़ा, यहाँ बहुत कत्लेआम हुआ और रणथंभौर की फतह हुई, और यहीं पर पहली बार जौहर होता है। और जौहर प्रथा यहाँ होती है, और उसको राजस्थान में कहते हैं कि साका संपन्न किया गया, फर्स्ट साका। साका का मतलब राजपूत पगड़ी बांधकर और प्रतिज्ञा लेते थे
कि अब आगे हम लोग जो है इसको प्रतिरोध करेंगे और उसको साका कहते थे, फर्स्ट साका। चित्तौड़ में सेकंड साका होता, वहाँ भी जौहर होता, लेकिन फर्स्ट बार अगर जौहर देखा जाए तो रणथंभौर विजय में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किस विजय में गया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो रणथंभौर विजय। इसके बाद चित्तौड़ विजय आ जाती है और आप देखोगे इसी में रानी पद्मावती की कहानी आती है, जिसकी पद्मावत पिक्चर, पद्मावती का पूरा विवरण है। दामोदर एक कवि रहते हैं, वो रामिनी पद्मावती के खूबसूरती को देखकर वर्णन करते हैं और वो चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है। और यहाँ जो है राणा रतन सिंह रहते हैं, रत्न सिंह रहते हैं, और रत्न सिंह के जो है वीर जो है सेनापति रहते हैं गोरा और बादल। और यहाँ जो चित्तौड़गढ़ का अभियान होता है बड़ा ही मार्मिक यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ भी जौहर होता है और बार बार जो है अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई हमें बस दीदार करा दो आप। जो भी दामोदर कवि के द्वारा जो कहा गया उसका जो वर्णन है कि चौसर का खेल आयोजित किया जाता है और चौसर खेलने बैठते हैं आमने सामने रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, और झरोखा से जो है रानी पद्मावती दीदार करती है और जैसे ही अक्स आता है चौसर पर, अलाउद्दीन खिलजी जो है सारे हदों को पार कर जाता है, क्योंकि नियति सही नहीं थी, पूरे सेना के साथ आया था, सेना पूरा कह रहा था कि हम लोग नियत से आएंगे, और ऐसे समय में बहुत खून खराबा होता है और चित्तौड़ विजय हो जाती है और यहाँ भी बहुत बड़ा एक जौहर होता है। तो ये दूसरा साका माना जाता है राजस्थान। इसके बाद तो बस समय की बात थी और आप देखोगे इसके बाद 1305 में मालवा की विजय होती है, फिर 1308 में सिवाना की विजय होती है, शिवाना की विजय होती है, और इसके बाद आप देखोगे जालौर की विजय होती है लास्ट में। जालौर की विजय उत्तर भारत के अभियान को पूरा कर देती है। यानी कि यहाँ जो है मालवा में आप देखोगे तो वो जो है, और शिवाना में और जालौर में, यहाँ कान्हड़ देव के लास्ट में जालौर में जो पूर्ण करती है विजय को, जालौर राजस्थान में है पूरा। तो ये कुछ है विजय, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोगों को करना है ये जो है रणथंभौर, गुजरात और चित्तौड़। तो ये विजय अभियान रहता है। इसके बाद दक्षिण भारत में आप देखोगे तो दक्षिण भारत में एक सीरियल्स, जैसे अगर आप मैप की पूरी स्टडी करो और मैप में अगर आप देखो दक्षिण भारत को, तो यहाँ पोजीशन है देवगिरी, और यहाँ से पोजीशन लेते हुए वो इधर वारंगल है जहाँ कोहिनूर हीरा मिला था, काकतीय घराना है, यहाँ जो है द्वार समुद्र का होयसलाज है जो बीरबल का घराना है, और इधर है पांड्याज जिसको माबर कहते थे विदेशी। और ये रूट आप देखोगे तो देवगिरी अब इसको मदद का केंद्र बनाता है, और यहीं पर बेलसा और वो वाला आक्रमण था जहाँ से सुनाई दिया इसको। तो देवगिरी से फिर आता है ये। अब देवगिरी का जो अभियान है, तो देवगिरी का फर्स्ट अभियान तो वही है इक्तेदार के रूप में जहाँ धन दौलत पाया था। तो देवगिरी का अगर फर्स्ट अभियान देखा था तो 1296 लगा, और देवगिरी का जो सेकेंड अभियान है वो 1200 जो है 1307 के आसपास यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर ये आता है वारंगल, और वारंगल के काकतीय में ये 1309 में वारंगल का काकतीय घराना रहता है, और यहाँ आप देखोगे तो प्रताप रुद्रदेव सेकंड, और यहाँ फिर जो है होयसल हो जाते हैं, होयसल यानी कि द्वार समुद्र के होयसलास, और यहाँ 1310-11 के आसपास, और यहाँ जो है होयसल द्वार समुद्र के होयसल है, और यहाँ जो है वीर बल्लाल थर्ड, और यहाँ प्रताप रुद्रदेव सेकंड है, जहाँ वारंगल में कोहिनूर हीरा मिलता है खान से, और ये कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को मिलता। फिर हीरे की कहानी ढूंढते ढूंढते कैसे जो है फिर डलहौजी के समय में आ जाती है, रणजीत सिंह के घराने में आती है अफगानिस्तान से। फिर ऐसे कहानी वो नादिर शाह के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास, अब्दाली के बाद फिर जो रणजीत सिंह के पास आती है। रणजीत सिंह से आप देखोगे धीरे धीरे वो डलहौजी के पास आती है, डलहौजी जो है दिलीप सिंह से डलहौजी लेके चला जाता है। तो ये हीरे का जो लगाव है यहाँ से जुड़ा हुआ, यानी कि वारंगल को भी केंद्र बनाया, इसको भी लूटा, इसका आधार बना के इसको, इसके बाद फिर होयसल, और फिर यहाँ आता है जो माबर है, ये अपने धन दौलत के लिए जाना जाता है,
मोतियों के लिए जाना जाता है। और ये जो अपना पांडे राज्य है, मदुरई का पांडे घराना, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम, यहाँ जो है एक आप नाम सुने होंगे, कुलशेखर मारवर्मन, एक बहुत बड़ा राजा था पांडे में, और जिसके समय में मार्को पोलो आया। मार्को पोलो जो यात्री आया था, जो संदेश लेके गया पूरे यूरोप में, और एक तरह से वो जो मार्को पोलो था वो कुलशेखर मारवर्मन के समय में आया दक्षिण भारत। और कुलशेखर मारवर्मन के ही बेटे थे सुंदर पांडे और वीर पांडे। और सुंदर पांडे उसका रियल सन था और वो उसका जो है सन था नहीं। तो सुंदर पांडे ने मलिक काफूर से गुहार की कि आप मेरी मदद करो। तो मलिक काफूर का इरादा पहले से ही था लूटना, और फिर मलिक काफूर आक्रमण कर जाता, वीर पांडे भाग जाता मैदान से, और फिर यहाँ से अभूतपूर्व धन दौलत लेता, यानी कि सारी मनोकामना उसकी पूरी हो जाती। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा खिलजी साम्राज्य, एक तरह से जो साम्राज्यवाद है, वो पूरा जो दक्षिण भारत है ये लूटपाट का केंद्र बनाना, और उत्तर भारत में साम्राज्य का पूरा निर्माण, ये है खिलजी क्रांति। यानी कि खिलजी क्रांति अगर एक तरह से देखा जाए, कभी भी आ जाए, तो उसको हम लोग देखेंगे जो अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है उसी को लोग खिलजी क्रांति के रूप में ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बाद इनके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी की हालत आप जानते ही हो। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर देते हैं, और मुबारक शाह खिलजी जब स्वयं को खलीफा घोषित कर देते हैं तो इसका मतलब ये राजनीति और धर्म को राजनीति में ही खत्म कर देते हैं। यानी कि धर्म का अलग से अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और बिंदास जो कहते हैं ना कि कभी कभी बिंदास नेकेड भी घुमा करते थे मुबारक शाह खिलजी, सारी हदों को पार कर दिया इन्होंने, और एक तरह से खलीफा के पद प्रतिष्ठा को इन्होंने भी इग्नोर कर दिया। इसके बाद जो हस्र आप देखो अलाउद्दीन खिलजी ने किया जलालुद्दीन खिलजी के साथ, वही हस्र मलिक काफूर ने किया पूरा मुबारक शाह खिलजी के साथ। जितने थे सबको ख़त्म करवा दिया और समाप्त करवा दिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी समाप्त करवा दिया, जितने कुल खानदान में थे सबको खोज कर। फिर आता है एक कन्वर्टेड मुस्लिम, यानी कि परिवर्तित मुस्लिम जो है, एक पहली बार सिंहासन पर बैठता है खुसरो शाह सिंहासन पर बैठता है। तो लोग नारे लगाते हैं कि इस्लाम खतरे में है, और पैगंबर का सेनापति भी उसको कहते हैं, कुछ समय के लिए आता है। और उन्हीं के आरज़े मुबालिक के रूप में रहते हैं कौन? गाजी मलिक गयासुद्दीन। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक रहते हैं, और तिलपत के युद्ध में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को ख़त्म कर देते हैं पराजित करके। और उसके बाद दिल्ली के तख्त पर आता है कौन? तुगलक डायनेस्टी, यानी कि तीसरा राजवंश है तुगलक वंश। और तुगलक वंश को अगर हम लोग देखा जाए तो ये सबसे लंबे समय तक रहे तुगलक। और तुगलक इनकी व्यक्तिगत उपाधि थी, और ये भी तुर्कों के 64 नस्लों में ही थे। और तुगलक जो है ये 1320 से लेकर और 1414 तक। और इसमें आप देखोगे तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह महत्वपूर्ण जो है। एक तो आपके गयासुद्दीन तुगलक सबके साथ लगा रहेगा। गाजी मलिक, इनका नाम ही पड़ जाता है, इनका उपाधि है गाजी मलिक। और सबसे ज़्यादा अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि मंगोलों से इंडिविजुअल द्वंद्व युद्ध करने वाला सबसे ज़्यादा कौन है, तो गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप देखोगे तो ज़्यादा समय तक इनका शासन नहीं रहा है, 5 वर्षों तक ये रहे। उसके बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है।
और ये लेकिन बहुत इन्होंने नाम कमा लिया, जो भी मिटा था नाम अलाउद्दीन खिलजी के कारण सबको रिवर्स कर दिया। बड़ा बेहतरीन। और अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं गाजी मलिक के बारे में, ये कहते भी हैं कि भाई हम आपको फैसिलिटी देते हैं, चलो हम आपको, जो अलाउद्दीन खिलजी ने सबको सस्पेंड कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हम बहाल करते हैं, लेकिन किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मध्यमवर्ती नीति में आ गया और किसानों का बड़ा मसीहा के रूप में उभरने लगा और अधिकारियों के। और कहा जाता है कि इस समय जो लोग बेरोजगार थे वो अपने रोजगार को खोजने लगे, मतलब एकदम जनरेट हो गया एम्प्लॉयमेंट। ऐसा एक समय आ गया, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा पूरा, और डाक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। और इन्हीं के समय में कहा जाता है कि डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है और प्रत्येक 2/3 मील पर एक डाक की स्थापना हो जाती है। और ये जो है पूरा विकास करते हैं उसका, और सड़क सराय का निर्माण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये नहरों का भी निर्माण करते हैं। सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाने वाला पहला अगर सुल्तान आ जाए तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। अगर नहरों के लिए आ जाए फेमस है तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि रजवाही नहर है, उलूग खां नहर है, बहुत ढेर सारे नहर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। उसको अकबर ने बाद में एक्सटेंड करवाया, शाहजहां ने उसको और बड़ा दिल्ली तक ले आया, यानी कि हरियाणा से दिल्ली तक की जो नहर है वो फिरोज शाह तुगलक के ही ज़माने में। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही टेक्निकल व्यक्ति, और कला और प्रौद्योगिकी के साथ ही साथ उसने नक्षत्र साला और नक्षत्र घड़ियाल, ताज घड़ियाल, और बड़ा टेक्निकल। सवाई राजा जय सिंह की याद आती है जब फिरोज शाह तुगलक शासन करता है। तो ये चीज़ दिमाग में ये रखना कि गयासुद्दीन तुगलक का ये बड़ा फेमस कोटेशन है कि सड़क सराय और नहर का निर्माण कराना है, खुशहाली लाना है, और कोई इतना संपन्न न हो जाए कि विद्रोह कर दे, और कोई इतना विपन्न न हो जाए कि घर बार छोड़कर भागे। मतलब एक रस्म मियामा, उसको जियाउद्दीन बर्नी ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, रस्म ए मियामा, यानी कि मध्यवर्ती नीति का अदा करना है, अनुसरण। और कभी भी वार्षिक वृद्धि 1/10 से 1/11 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जो ठेकेदारी, यानी कि जो ऊंची बोली बोलने वाले को लोग ठेके पर दे दिए थे फार्मिंग, वो सब सिस्टम खत्म कर दिया और सारे सिस्टम को जो है मैनेज किया, और दाग और हुलिया सिस्टम को बहुत गंभीरता से लागू किया। यानी कि कुछ जो अलाउद्दीन खिलजी के सिस्टम थे अच्छे, उसको ये धीरे धीरे जो है उसको लागू करता है। और इसी के समय में आप देखोगे एक बहुत बड़ा प्रकरण हो जाता है, क्योंकि जब ढेर सारा धन बट रहा था तो मुबारक, जो आपके मुबारक शाह हैं और जो अपने खुसरो शाह हैं, जो लास्ट वाले हैं, वो धन ज़्यादा जब जो बट रहा था तो ये लोग पूरे बांट दिए सबको, सूफी संतों को। सूफी संतों को काफ़ी धन इन लोगों ने बांटा, सभी लोगों को बांटा। तो रजिस्टर में एक मेंटेन किया गया था कि कितना धन किसको मिला। 5 लाख टंका के आसपास जो बदायूं वाले थे, निज़ामुद्दीन औलिया, उनको भी मिला था। वो बहुत बड़े सूफी संत थे, चिश्तिया सिलसिले के सबसे बड़े सूफी संत, जिन्होंने चिश्तिया सिलसिले को ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाया। उनसे अनबन हो जाती है। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक बड़ा सम्मान करते हैं सबका, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई वो धन आप हमें दो, और मैं देख रहा हूँ रजिस्टर, इतने लोगों का बकाया धन है, और उसको मैं लेकर और प्रजा में निर्माण कार्य में लगाऊंगा, विकास कार्य में उसको लगाऊंगा मैं। वो धन प्रजा का धन है, आप उसको वापस कर दो। बंगाल विजय के जब समय में जा रहे थे तो ऐसे अनबन हो जाती है। फिर ये जो है गयासुद्दीन तुगलक, उन्हें दंड देने के लिए 53 जजेज की एक अदालत बैठा हुआ था। और जब बंगाल विजय की तरफ ये जाता है तो कहता है कि भैया आप अपना हिसाब क्लियर कर लो। तो कहते हैं कोई इतनी जल्दी नहीं है, आप लौट कर आओ। तो हनोज दिल्ली दूरस्त, वो जो कंसेप्ट आता बार बार कि अनबन कैसे हो गया, तो इन्होंने कहा हनोज दिल्ली दूरस्त, अभी आप जाओ, बढ़िया से मिल बैठ कर बात होगी और देखा जाएगा उसको। अभी आप आओ अभियान करके, और जब अभियान से फतह करके आते हैं
तो आप नजफगढ़ में देखो, दिल्ली में प्रवेश करते समय अफगानपुरी में एक अहमद करके था, अयाज करके, जो इनका वास्तुकार था, जौना खां का इनका, तो लकड़ी का एक महल बनवाता। और लकड़ी का एक महल जब बनता है तो उसमें अब उस विजय के खुशी के उसमें हाथियों का पूरा भगदड़ मचता है और वो लकड़ी का महल गिर जाता है। और लकड़ी का महल जब गिर जाता है तो उसमें सुल्तान और सुल्तान का जो बेटा है, दोनों की डेथ। अब लोगों ने इस पर बहुत ढेर सारा क्रिया प्रतिक्रिया किया कि जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने मरवा दिया सत्ता के चक्कर में। और बहुत से लोग कहते थे कि नहीं, ये निज़ामुद्दीन औलिया का एक तरह से अभिशाप है और उसको मरना ही मरना है। तो इस तरह से ढेर सारे आरोप होते हैं और औलिया साहब का अनबन हो जाता। तो एक तरह से ये चीज़ ध्यान रखना है। और इन्हीं के समय में आप देखोगे तो जो तेलंगाना अभियान है, तेलंगाना अभियान होता जौना खां के नेतृत्व में, वही तेलंगाना जो वारंगल वाला अभियान है। और वारंगल को ये सुल्तानपुर का नाम देते हैं और दिल्ली सल्तनत में शामिल करते हैं। यानी कि पहली बार कोई इकाई दिल्ली सल्तनत में शामिल हो रही है दक्षिण भारत की, वो गाजी मलिक के समय में हो रही है। और कमांडर इन चीफ कौन है? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। वो शुरू होता वारंगल विजय से। और यहाँ से आप देखो धीरे धीरे महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। और फिर अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत ढेर सारा अभियान चलता है। तो गाजी मलिक को भी ध्यान रखना है। गाजी मलिक को बहुत ही आदर्श सुल्तान के रूप में, और ये आप देखो एटीट्यूड का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, इतिहास में समझ का अंतर है। और अलाउद्दीन खिलजी और बलबन में से कोई होता तो सबको, पिछले वालों को सबको ख़त्म करवा देता। लेकिन एक सोच देखो आप गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की, तो बोले नहीं, सबको आप राजकीय संरक्षण दो और जो बचे हैं उनको हिफाजत से रखो आप, वो जो है ऐसा कोई ना हो कि हमसे कोई दुखी हो। इस तरह की एक अप्रोच, और उस अप्रोच को लेकर आप देखो आगे बढ़ता है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद जब डेथ हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो आता है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां जौनपुर शहर इन्हीं के याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को आप सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351। और जौना खां के बारे में कहा जाता है कि ये विरोधाभासियों का बड़ा अद्भुत मिश्रण था। काबिलियत बहुत थी, दिल्ली सल्तनत का क्या पूरे इतिहास का सबसे काबिल, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। लेकिन सोच उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत एडवांस थी। 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे की सोचने वाला, लेकिन उसको अमल में लाने वाला जो पदाधिकारी है, उसकी सोच करंट की भी नहीं। इसलिए शायद योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, एक भी योजना सफल नहीं होगी। और जौना खां को जो इतिहास में जाना जाता है, जौना खां के बारे में आप देखोगे तो कहा जाता है कि इन्होंने भी एक बहुत बड़ी सेना रखा और मंगोलों के डेसिमल सिस्टम पर पूरी सेना सजी हुई थी, जिसको कहते थे दह, शदा, हजारा। आदमी सजी हुई थी, पूरा दह था और शदा था, हजारा था, तुमन था, खान था और सुल्तान था। यानी कि अगर चंगेज खां के देखा जाए, चंगेज खां ने पहली बार डेसिमल सिस्टम को आर्मी में ले आया, वही मंगोल चंगेज खां। और उसी के डेसिमल सिस्टम के तर्ज पर 10 के मल्टीपल में सेना रखी। यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसी जो सेना बनाई गई, जिसमें तुमन आप देखो 10,000। जैसे चंगेज खां, तिमुचिन, खुदा का कहर, खान कहता था अपने जो है सरदारों को, अपने जो है सैनिकों को। तो एक तरह से आप देखो कि जो डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ, डेसिमल सिस्टम तो जब आ गए, मंगोल आ गए पूरी तरह, तो शुरू हो गया जलालुद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी की भी सेना थी, लेकिन पूरी तरह अगर सेना आ जाए कि चंगेज खां यानी कि मंगोलों के डेसिमल सिस्टम पर आधारित किसकी सेना, तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक।
और जौना खान को समझने के लिए इसकी योजनाओं को समझ लेना। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता आप देखोगे इन्हीं के समय में, इब्न बतूता मोरक्को यात्री हैं, इन्हीं के समय में भारत की यात्रा करते हैं और ये लिखते हैं अरबी में, एक ग्रंथ लिखते हैं रहला, और इसमें इन्होंने डाकघर व्यवस्था और सती प्रथा का पूरा डिटेल आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। और इन्हें काजी का भी पद मिला था, काजी उल कुजात का पद मिला था वो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब जौना खां के समय में आप देखोगे तो एक तो विद्वानों के भी संरक्षक थे, जैसे राजशेखर थे और जिन प्रभु सूरी थे, जैन विद्वान थे, रात रात भर ये चर्चा करते थे। और एक चीज़ और है, जो गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक था, उसके बारे में अमीर खुसरो कहता है कि जब वो तकिए के नीचे जो है, यानी कि 100 जो है ब्राह्मणों के सिर पगड़ी को रखता था, यानी कि जैसे 10 आनन रावण, यानी कि रावण को कहा जाता कि 10 आनन, यानी कि 10 जो इक्वल टू 10 ब्रेन, वो रावण का। तो अपने को बड़ा बुद्धिजीवी तार्किक समझता था गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक, तो सिरो वस्त्र रखता था अपने तकिए के नीचे 10 मतलब 100 ब्राह्मणों। ये भी जिक्र किया है पूरा उसको, जो गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक, तार्किक और बुद्धिजीवी व्यक्ति। तो यहाँ आप देखो कि ये सबसे पढ़ा लिखा जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। और एक योजना आप देखोगे, यानी कि 1326 से लेकर 1326 में आप देखोगे तो दोआब में कर वृद्धि करता है, दोआबा में कर वृद्धि करता है, और इसके बाद जो है राजधानी परिवर्तन करता है, राजधानी परिवर्तन होता है। इसके बाद आप देखोगे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन होता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। फिर खोराशान अभियान होता है, खोराशान अभियान। फिर कराची अभियान होता है, कराची अभियान। यानी कि अगर हमें मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां को असेसमेंट करना पूरा ओवरऑल, तो इन योजनाओं के माध्यम से हम असेसमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा दुआबा है, दुआब के आर्थिक महत्ता को पहचानने वाला पहला इंसान अगर आ जाए तो इल्तुतमिश है। इक्ताओं का पुनर्गठन करना, इक्ताओं का आवंटन करना, 2000 इक्तेदारों का एक तरह से पुनर्गठन करना, यानी कि दुआब के आर्थिक महत्ता को पहचानने वाला पहला अगर सुल्तान आ जाए तो इल्तुतमिश। इसके बाद आप देखोगे कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है बलबन। अलाउद्दीन खिलजी सर्वाधिक विस्तार कर देता है, इक्ता व्यवस्था को समाप्त करके खालसा में परिवर्तित कर देता है। वही परंपरा आगे धीरे धीरे आ रही है। और मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है कि ये पहला व्यक्ति जो इक्तेदारी व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और वली उल खराज नामक एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। यानी कि आर्थिक राजस्व की वसूली, राजस्व की देखरेख अलग व्यक्ति करेगा और सैनिकों की देखरेख अलग करेगा। यानी कि अमीर और वली के पद को ये अलग कर देता, वली उल खराज नाम देता है। यानी कि अमीर सेना की देखरेख करेगा इक्ते में, और जो वली है, वली उल खराज, वो रेवेन्यू सिस्टम को देखेगा। पहली बार ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आते हैं कि इक्ता व्यवस्था में, जो इक्तेदारी व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। सियासतनामा में जो तूसी साहब ने लिखा है, उसमें जो सियासतनामा में ट्रांसफरेबल है। इक्ता व्यवस्था की कभी कभी तुलना हम लोग सामंतवाद से करते हैं, लेकिन नहीं, इक्ता व्यवस्था न तो वंशानुगत थी। बाद में आप देखो फिरोज शाह तुगलक उसे वंशानुगत बनाता तो उसका परिणाम भोगता। ट्रांसफरेबल थी लेकिन नॉन हेरिडिटरी थी। लेकिन आप देखो जो सामंत व्यवस्था है वो वंशानुगत हो जाती और हस्तांतरणीय नहीं जाती। तो बहुत बड़ा अंतर एक लेके चलते हैं हम लोग, लेकिन बाद में जब उसमें क्वालिटी लोग घटाएंगे तो वही इक्ता व्यवस्था जो है वो इसके पतन का कारण बनेगी। तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि ये जो इल्तुतमिश और बलबन ने महत्ता समझा था, उसमें अमीर और वली के पद को एक दूसरे से अलग कर देता है और इक्ते की महत्ता को समझता है और दुआब में कर वृद्धि कर देता है, और वो भी 3 से 5%।
जबकि इतिहासकार बर्नी साहब लिखते हैं 10-20%, 10-20% सवाल ही नहीं उठता। 3 से 5% की वृद्धि करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दोआब में पहली बार ये कर रहा है? इससे पहले भी लोगों ने किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को देखो आप, 50% तक लिए टैक्स, यानी कि 1/2, यानी कि जो इस्लाम धर्म में वैलिड है 50% टैक्स लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और नहीं तो चराई और घराई कर भी लिया, यानी कि हाउस टैक्स लिया, ग्रेजिंग टैक्स लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना था? पूरी बाजार व्यवस्था का नियंत्रण करना था, क्योंकि सैनिकों को उचित दाम, उचित वस्तुओं, मतलब मूल्य पर वस्तुएं मिलनी चाहिए। इसलिए आप देखो, सराय अदल, सहनाए मंडी, दीवाने रियासत, मलिक कबूल, मलिक याकूब, सारे पदाधिकारियों का एक जाल बिछा दिया, गुप्तचर व्यवस्था का एक जाल बिछा दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को ये मालूम था कि विद्रोह होता क्यों। जितने विद्रोह हुए, यानी कि वैवाहिक सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया, बोले संज्ञान में ही विवाह होगा। शराब और मांस, मदिरा आदि को राज्य स्तर पर सब प्रतिबंध लगा दिया। गुप्तचरों का पूरा जाल बिछा दिया, यानी कि प्रत्येक सूचना जो है सुल्तान के पास समय पर पहुंचनी चाहिए। सारे सिस्टम को वो 4 अध्यादेश जारी किया, जिसके कारण किसी सल्तनत यानी किसी राज्य के विरुद्ध विद्रोह होता है। वो 4 ऑर्डिनेंस थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो बड़े असरदार रहे। और मार्केट पॉलिसी दुनिया में आप देखो, जब मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता तो विफल हो जाता, और जब कुबलाई खां चाइना में इसी का प्रचलन करता है 1260 में, तो सफल हो जाता। जब गैखातू खां मंगोल जो नेता, वो अपना प्रचलन करता है सांकेतिक मुद्रा का, वो विफल हो जाता। लेकिन आप देखो मोहम्मद बिन तुगलक की जो टोकन करेंसी है, क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा था, अब इसने क्या किया, अब राज्य का नियंत्रण तो टकसाल पर था नहीं पूरी तरह। इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स ही इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स। अब लोग घर में ही छापने लगे जो है। हमारे मोदी साहब आप देखो मुद्रा का वो किए जो है, भाई ये मुद्रा नहीं चले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एग्जैक्ट मनी है या टोकन मनी। आज की मुद्रा क्या है? दैट इज मेयरली अ पीस ऑफ पेपर। जैसे 2000 की नोट आप देखो, लेकिन जो सोने की मुद्रा, जो चांदी की मुद्रा है, उसमें जो अंकित मूल्य है और जो उसका भारित मूल्य है, वो बोथ आर इक्वल। अगर 500 उसमें लिखा है तो 500 का है भी वो सोना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि ये टोकन करेंसी। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि लोग घर में जो है चांदी रखने लगे, और कांसा पता चला कि बाहर आने लगा। पूरा सिस्टम ही फेल कर। योजनाएं गलत नहीं थी, सोच गलत नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन। और प्रकृति भी नाराज थी। अकाल पड़ गया, जैसे लॉर्ड लिटन के समय में आप देखो अकाल पड़ा था, तो उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तो उड़ीसा का गवर्नर था कैम्पबेल, लॉर्ड लिटन ने उसको खबर भेजा कि राजस्व की वसूली होना चाहिए। तो बोले महोदय, जब कुछ हुआ ही नहीं तो राजस्व किस बात का? बोले नहीं, घास उगी है कि नहीं? बोले घास तो उगी है। तो बोले टैक्स आना चाहिए। लेकिन हम मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना तो नहीं किसी अंग्रेज से कर सकते हैं, क्योंकि बादशाह है और सुल्तान है, और सुल्तान तो यहीं रहा। लेकिन अंग्रेज तो लूट के ले जाते थे वहाँ जो है ब्रिटेन। वो तो एक उपनिवेश था, साम्राज्य था। लेकिन यहाँ तो सुल्तान दिल्ली में है, आगरा में। तो ये चीज़ आप देखो, एक चीज़ बड़े, जब वृद्धि करता है तो यहाँ अकाल पड़ जाता है, और अकाल और प्लेग का लोग शिकार हो जाते हैं, महामारी पड़ जाती है। और ये किसानों को हल, बैल, सुंदर, तकावी सब देता है। अब यहाँ जो है स्वर्गद्वारी में ये चला जाता है, और वहाँ दीवाने अमीर कोही की स्थापना करता है। दीवान ए अमीर कोही, ये एग्रीकल्चरल विभाग है। दीवाने अमीर कोही बहुत हाईलाइटेड विभाग है। और आप देखो कितना मतलब टेक्निकल सुल्तान, कितना ब्रेन वाला सुल्तान। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब खेती करते हैं तो उपज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि टेक्निकल वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। अब ये पूरा वहाँ बनाया, एक प्लाटिंग किया पूरा, और पूरे एरिया को करके, और दीवाने अमीर कोही के विभाग की स्थापना कर दिया, और विकास कार्य शुरू कर दिया वहाँ। और किसानों को हल, बैल और सुंदर सब्सिडी
तकावी वगैरह देने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब खेती बाड़ी पर सबसे ज़्यादा अगर ध्यान आ जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद इसने क्या करवाया, सस्यावर्तन करवाया। ये क्वेश्चन आईएएस में बहुत आता है, क्रॉप रोटेशन, यानी कि बदल बदल कर फसलें बोई जानी। जैसे गेहूं है तो गन्ना है तो अरहर है। और एक चीज़ और आप देखोगे, अरहर में आप देखोगे जो उसके जड़ में अरहर वाला जो होता है उसमें जो पाया जाता है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या है कि जो नाइट्रोजन है उससे क्रिया करके नाइट्रेट बनाता है, और नाइट्रेट जो है फसल के लिए बहुत अच्छा। तो आप एक चीज़ देखो, कितना टेक्निकल ब्रेन, कि इसकी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन जो स्थिति पड़ती है, अकाल पड़ जाता है और प्लेग हो जाता है, और जो इन्होंने बीज वगैरह दिया था वो लोग ही खा गए, और पूरी तरह ये योजना कह लीजिए दुआब वाली जो है असफल हो जाती। इसी तरह राजधानी परिवर्तन। अब आप देखो, ये सीख लिया नहीं, पढ़े लिखे से नहीं, अनुभव तजुर्बे से चलता है। शासन जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मांगता। अब देखो, राजधानी में फेल्योर कर गया है, और इससे पहले भी राजधानी परिवर्तन हुआ था। जैसे कनिष्क, कुषाण वंश का राजा कनिष्क पेशावर को भी हेडक्वार्टर बनाया, मथुरा को भी हेडक्वार्टर बनाया, बनारस को भी हेडक्वार्टर बनाया। और इसी तरह आप देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उज्जैन से भी शासन किया और पाटलिपुत्र से भी शासन। किसी को कल्चरल बना रहा, किसी को पॉलिटिकल बना रहा। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही जोना खां को कि हम राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या निकले। अब इस राजधानी परिवर्तन के पीछे उसका जो भी दृष्टिकोण रहा हो, कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र में नहीं है दिल्ली, तो दौलताबाद भी केंद्र में नहीं। अगर आप भारत का केंद्र देखोगे तो नागपुर में बनेगा, भारत का केंद्र दौलताबाद में नहीं बनता, यानी कि वो भी केंद्र में नहीं है। और ये महसूस हुआ जोना खां को कब, जब वो राजधानी परिवर्तन कर लिया, वहां जाके महसूस हो रहा, और फिर लोगों को फरमान दे रहा कि नहीं, वर्ड वापस लौट। और जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि ये केंद्र में होने के कारण ऐसा किया गया, जबकि इब्न बतूता लिखता है कि नहीं, लोगों को शिकायतों के परिणाम स्वरूप सजा देने के लिए ऐसा किया गया। तो ढेर सारे डिफरेंसेज हैं इतिहास में। हबीबुल्लाह साहब लिखते हैं कि इस्लामिक कल्चर का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन हबीबुल्लाह साहब लिखे तो सही, लेकिन वो परिणाम ही लिख डाले। भाई जब लोग जाएंगे वहाँ तो इस्लामिक कल्चर का प्रचार प्रसार होगा ही, और उसी का नतीजा रहा कि आप देखो लोग इतने रुष्ट हो गए। एक बार पूछा गया, जोना खां ने पूछा कि भाई कोई बचा तो नहीं है दिल्ली में, तो लोगों ने कहा कि वो जो है लंगड़ा बचा। बोले लंगड़ा अंधा के कंधे पे बैठ के जाए, यानी कि कोई दिल्ली की अब वीराना हो जाएगी। लोग कहते हैं कि गलियों में कुत्ते भी खोजने पर नहीं मिले, ऐसा परिदृश्य नहीं था। कुछ वर्गों को उन्होंने भेजा, यानी कि राजधानी परिवर्तन के लिए जैसे अमीर वर्ग है, उलमा वर्ग है, जिनको ज़रूरत थी, सुल्तान जोना खां को जिसको ज़रूरत थी उन्हें लेकर गया था। और लिखने वाले ऐसे लिखते हैं कि कुत्ते बिल्ली भी नहीं मिलते हैं जो है गलियों में खोजने के लिए। ऐसा डिस्क्रिप्शन तो नहीं रहा होगा। उसके लिए भी उसने व्यवस्था किया, सराय बनवाया, सड़क बनवाया, लेकिन वो योजना ही विफल हो गई। और योजना जब वहाँ जाके देखा, नमस्ते मैम, तो योजना जब वहाँ जाके देख रहा तो बिल्कुल एकदम रिवर्स। 1 साल 2 साल रहने के बाद पता चला, और उसमें बहुत से लोग दुखी हो गए। जो लंगड़े थे वो अंधे हो गए, जो अंधे थे वो लंगड़े हो गए, और कुछ वहीं रह गए, लौटे। ये योजना, इसकी टोटल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड टोकन इश्यूइंग ऑफ टोकन करेंसी, ये भी चली गई। फिर खुरासान में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि वहाँ ट्राइडिक संधि हो गई। तब तक तरमा सरीन को पद से हटा दिया गया, और उसके लिए, इस खुरासान अभियान के लिए इसने 3,70,000 सेना का निर्माण कर दिया था। उसे एडवांस में वेतन भी दे दिया। अब देखो ऐसा परिदृश्य बनता रहा, लास्ट में ये भी योजना खुरासान राजनीतिक परिवर्तन के कारण ये भी विफल हो जाती। और लास्ट में आता है कराची का अभियान, जो गढ़वाल क्षेत्र में था, और वहाँ सैनिक कुछ जाने के चक्कर में, कुछ आने के चक्कर में मारे गए, और बहुत दुखी हो गए सैनिक। और लास्ट में आप देखो पढ़ा लिखा सुल्तान बिल्कुल विरोधाभासियों का मिश्रण बन के रहा। इसीलिए कहते हैं कि शासन और प्रशासन में जमीन आसमां का अंतर है। शासक हमारा व्यवहारिक ज्ञान रखता है और सैद्धांतिक ज्ञान भी रखना चाहिए।
आप देखो पूरे संविधान में किसी शासक के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रशासक के लिए अंग्रेजों के ज़माने से एजुकेशन। तो शासक वही है जो प्रजा के दिलो दिमाग में रच बस जाए, और प्रशासक वही है जो समस्याओं का समाधान कर दे शासक के साथ बैठ कर। तब एक अच्छे युग का निर्माण होता है और उसकी सीख मिलती है। फ्रांसिस बेकन की वो पंक्तियाँ हैं कि हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज, हिस्ट्री मेक्स अ नेशन वाइज। और जिया वो जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल, जिसको दर्द होता है वो लेट जाता है, उसका इलाज हो जाता है। तो ये चीज़ें समझना हमें कि जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं इससे क्या सीख लेंगे और शासन प्रशासन के क्षेत्र में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और नेक्स्ट में श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो ढेर सारी बधाइयों के साथ यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। मैं तो आपके सारे वीडियोस देखती हूँ घर जाके।